ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज बजट आना है और ऐसे में हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन साथ ही हमारे सहयोगी महेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ युवा हैं। महेश, बात कीजिए, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं इस बार की बजट से? देखिए, देश का आम बजट जब भी आता है तो हर वर्ग और हर तबके की उम्मीदें और आस जगती है, और इसमें युवा वर्ग भी शामिल है जो कि बजट से काफ़ी अपेक्षाएं रखता है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में युवाओं से काफ़ी वादे, काफ़ी आश्वासन और काफ़ी उनके लिए घोषणाएं भी की थी और कई हद तक पूरी भी हुई है। लेकिन इस बजट से किस तरह की अपेक्षाएं, क्योंकि ये कोरोना के बीच जो तमाम चुनौतियाँ हैं उनके साथ में ये जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की अपेक्षाएं युवा कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश हमारी। जो अभी कुछ ही देर बाद में जो बजट पेश होने वाला है, आम बजट देश का, किस तरह से अपेक्षाएं कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? मुझे तो ये है कि सबसे पहले कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में महिलाएं रहती हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए क्या डिमांड आप लोग? मेरी इस बजट से उम्मीद है कि जहां तक हम शहरों में देखते हैं तो महिलाओं की शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन गाँवों में उतना नहीं रह पाता है। तो मेरी उम्मीद यह है कि इस बजट में इस तरीके के शिक्षा का स्तर लेकर के लिया जाए, जैसे कि गाँव में भी उनको वो फैसिलिटीज। बुनियादी शिक्षा की बात जहां तक की जाती है, स्कूल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का फोकस देखने को मिला है पिछले बजट में। क्या इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी आज तक भी अपनी कक्षाएं नहीं ले पाए। कोरोना के कालखंड में पूरे वर्ष पर्यंत विद्यार्थी शिक्षा से दूर रहे हैं। तो पुनः शिक्षा की मूल धारा में लाने के लिए स्कूली विद्यार्थी और बाकी सारे विद्यार्थियों के लिए आज राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों के नाम पे बच्चों के दो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। ये बड़ी बात और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार होना चाहिए कि घर पे रहकर भी अगर किसी कारण से हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई वापस महामारी आए तो विद्यार्थियों के जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। आप भी मानते हैं कि ऑनलाइन जो अब नया शिक्षा का एक माध्यम बन गया है उस पर सरकार का फोकस होना चाहिए और उस दिशा में घोषणाएं भी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी घोषणाएं होनी चाहिए, जो कि इस टाइम जो स्कूलों में बिल्कुल बंद हो गया तो इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो गांव के स्कूल के जो विद्यार्थी उन पर पड़ा, वो बिल्कुल शिक्षा से वंचित रह गए। इसलिए सरकार वही भाई, करोड़ों लोग जो घर बैठ गए, सारे छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, बड़े भी बंद हो गए कुछ। तो उन लोगों को जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है, जिनको सूखी रोटी खाना भी मुश्किल है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में कि प्रतिमाह उनको जब तक फिर से अपने बहाल न हो जाए, पहुंच न जाए वहाँ, तब तक उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी। दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, ये देखना कुछ नहीं करेंगे। जीवन सबसे पहले होता है, बाद की चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्रायोरिटी हमें तय करनी होगी कि हमें व्यक्तियों का जीवन बचाना है या लग्जरी आइटम्स में खर्च करना पैसे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द बजट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सपा सांसद को आप सुन रहे थे। अब महेश हमारे सहयोगी युवाओं से भी बात कर रहे थे। महेश, आप बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अल्पना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप खुद एक महिला हैं और आप अभी सुन भी रही होंगी कि लड़कियों की किस तरीके से डिमांड है कि एक तो हेल्थ लड़कियों के लिए और साथ ही साथ एजुकेशन को बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हम इस बार के बजट में उम्मीद करें कि जो कोरोना का दौर रहा, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ एक बार फिर से बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, ध्यान दिया जा सकता है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं उनको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो एजुकेशन की मुख्य धारा से जुड़ सकें? देखिए, सोशल सेक्टर पे हमेशा से डिमांड रही है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए, जिसमें कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के बारे में तो अब कोरोना के बाद में ये हाईलाइट हो ही चुका है कि हमें उसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ इंश्योरेंस, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस, इन सब पे काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ में क्योंकि एजुकेशन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, हालांकि उसी दौर में ऑनलाइन के बारे में भी काफी बच्चों में जागरूकता आई और वे लोग उससे जुड़ पाए हैं। लेकिन इसी बीच में जुलाई में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है और उसमें सरकार ने खुद कहा है कि हम शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे।
तो अब धीरे धीरे, क्योंकि 6% एकदम से तो किया नहीं जा सकेगा, तो हेल्थ पे कोरोना के सबक को देखते हुए और एजुकेशन को नई शिक्षा नीति के संदर्भ में देखते हुए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे बहुत ज्यादा खर्च करेगी सरकार, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। और हमेशा से सोशल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो नई जनरेशन होती है जो आने वाले समय में इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, उसकी आधारशिला ये दोनों ही चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन पे तो खर्च होना ही चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी इन पे खर्च बहुत कम होता रहा है, तो इन पे खर्च बढ़ना चाहिए, ग्रेजुअली बढ़े, अभी एकदम से ना बढ़े, लेकिन इन पे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अब साथ ही एक सवाल और मैं आपसे जल्दबाजी में लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको जाना भी है। लेकिन अल्पना जी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात हो रही थी, देखिए सीएमआई की रिपोर्ट को लेकर के बहुत बार बीजेपी के नेता ये बोल जाते हैं कि उस रिपोर्ट पे आप भरोसा ना करें, हम भी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन सीएमआई की रिपोर्ट यह कहती है कि आज के डेट में भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 9% तक जा पहुंची है, जो 2013-14 में करीब 2 या 2.5% के आसपास थी। तो उस दिशा में सरकार को किस तरीके से काम करने की जरूरत लग रही है? वित्त ने ग्रेजुअली फेजेस में जो अनाउंसमेंट्स किए थे, उसमें भी उन्होंने एमएसएमई सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत ज्यादा की थी। उसमें भी फोकस यही था कि इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, और इंडस्ट्री को अगर रिवाइव करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ करके, चाहे गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंपीटस दे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके ही तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाना प्रायोरिटी है ही, क्योंकि जो पेंडेमिक के दौरान हुआ है उसमें युवा वर्ग, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ये ही सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का फोकस इस पे रहेगा, जो कि हमें जो मिनी बजट के तौर पे जिसको कहा है मोदी जी ने कि वो मिनी बजट थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसी दिशा में ये बजट और आगे ले जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसका लेकिन रोड मैप क्या हो सकता है? संजीव गुप्ता जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। रोड मैप क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें, रोजगार बांटें, रोजगार दें, लेकिन कैसे, उसका रोड मैप क्या होगा? और देश में 135 करोड़ लोग एंटरप्रेन्योर ही तो नहीं बन जाएंगे। अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं पहले भी जिस भी मंच पे गया हूं, मैंने एक चीज़ को हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करी है जी। और अपने जयपुर में उद्योग एक संवाद स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर भी मैंने मंत्री महोदय के सामने ये पॉइंट आउट रखा था कि देखिए, हमारा देश एक बहुसंख्या, बहुत ज़्यादा संख्या वाला देश है। यहाँ पर मैन पावर की और लेबर की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन की एक ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में नरेगा नाम की एक चीज़ है जो मनरेगा के नाम से बहुत विस्तृत रूप से काम करती है। तो मेरा यह मानना है कि अगर सरकार ऐसी कुछ एक योजना को प्रारूप, ऐसी एक योजना बनाए कि इंडस्ट्री को और नरेगा को आपसी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जोड़े, तो मैं सोचता हूँ रोजगार की जो समस्या है वो काफ़ी कुछ हल हो सकती है। दूसरी चीज, ऑन द कॉन्ट्ररी, रिवर्स पॉइंट पे इंडस्ट्रीज को जो है श्रमिकों की कोई कमी नहीं रह जाएगी, मैन पावर की कोई कमी नहीं रह जाएगी, जो कि आज की तारीख में महसूस की जाती है। तो इन दोनों का समन्वय, एक चीज एक्सेस में है, एक चीज की जरूरत है, सिर्फ इनका लिंक एक जोड़ने की जरूरत है। एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, कि जहां पर मनरेगा को इंडस्ट्री से, प्राइवेट सेक्टर से भी जोड़ा जाए, तो यह समस्या मैं सोचता हूं काफी हद तक हल हो सकती है। अब योजना सरकार किस रूप में और कैसे बनाए, ये थोड़ा एक विस्तृत चर्चा का विषय है, लेकिन मैं समझता हूं ये चीज हो सकती है। ठीक है, आरपी विजय जी, आप तो सीएमआई की रिपोर्ट को मानते हैं या आप भी नहीं मानते हैं? देखो, ऐसा है, रिपोर्ट है, बट जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाई है कि 9% का है और 49 वर्ष मतलब सालों के अंदर ये पहली बार इसकी बेरोजगारी बढ़ी है, उस फिगर को हम तवज्जो नहीं देनी चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए। स्वीकार करते हैं या नहीं? हमारी लिमिटेशंस है, ये सबको पता है। नहीं, देखो, स्वीकार तो देखो, अगर किसी की रिपोर्ट है
जब तक कि उसके अंदर मीन मैक नहीं निकालेंगे तो स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और उससे हमको कुछ चीज़ें पॉजिटिव अगर लेकर के, वो अगर 11% बता रहे हैं, 9% बता रहे हैं, तो उसको हम कम करने की, जैसे आपने बताया 2.5-3% से बढ़ करके 9% तक चला गया, उसको हमको ध्यान में रख करके, हो सकता है 9% नहीं, उससे कम हो, बट फिगर है। नहीं तो वो फिगर है तो वो सरकार खुद क्यों नहीं दे देती है? सरकार खुद दे दे, सरकार खुद दे दे। ठीक है, आरपी विजय जी, मैं आपके पास आता हूं। सचिन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सचिन, आपके पास आ रहा हूं, आप इस वक्त कहां पे हैं और बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इस समय मैं CII जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का एक बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर 125 साल पुराना ये संगठन है। इसके जो मेंबर्स हैं वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम तरह के लोग हमारे साथ होंगे। CII के जो चेयरमैन हैं, तमाम तरह के जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ होंगे। और कुछ देर बाद जो है, जब बजट शुरू होगा तो सभी लोग यहाँ साथ बजट को देखेंगे और उसके बाद उनसे परिचर्चा की जाएगी। प्री बजट को लेकर भी हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि प्री बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर, और किस तरह से जो है बजट से चाहते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए। क्योंकि जो CII की तरफ से हर बार इस तरह का कार्यक्रम होता है, सभी तरह के जो उद्योगपति हैं, बात करें ट्रेडर से जुड़े लोग हैं, टैक्सेशन को समझने वाले लोग हैं, वो एक जगह पर मौजूद होते हैं। ऐसे में वहीं से पूरे बजट को देखा जाता है। उनसे बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। गौरव जी, प्री बजट से पहले अगर आप बात करना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद रखते हैं और किस तरह का होना चाहिए बजट? अभी देखिए, ये कोविड बजट है गवर्नमेंट का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें रियायत मेरे को एक्सपेक्टेशन है। और आई होप गवर्नमेंट कोई नया कोविड टैक्स नहीं लगाए, उसके ऊपर बिजनेसमैन थोड़ा सा डिपेंडेंट है। तो फॉर बिजनेस कम्युनिटी मेरे हिसाब से अगर ये बजट स्टेटस को बजट भी हो तो आई थिंक ये अच्छा कदम होगा। और प्लस वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोविजन करेगी बजट के अंदर, जिसके अंदर वैक्सीनेशन मासेस तक पहुंचाई जाए। सर, कोविड टैक्स की इसकी आप बात कर रहे हैं, बट कहा जा रहा है कि शायद इस तरह का कुछ टैक्स आ सकता है, सरकार अलग से रेवेन्यू जुटा सकती है। हाँ, ऐसा लगता तो है, एजम्पशंस तो हैं कि कोई ना कोई कोविड टैक्स ये लेकर आएंगे। बट मेरा ये मानना है कि अगर बजट एलोकेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिसमें कुछ खर्चे एक एंड पे कम करके और कोविड को उससे कॉम्पनसेट किया जाए, और बिजनेसमैन को कोविड टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से इन टफ टाइम्स में, बिकॉज बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी टफ टाइम देख चुका है कोविड के टाइम। तो फर्दर बोझ बिजनेस के ऊपर नहीं डालना चाहिए। सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि लगातार जो बजट आते हैं वो कृषि से जुड़ा हुआ रहता है या आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। इस बार ये मांग की जा रही पहली बार इंडस्ट्री की तरफ से कि जो बजट हो उसमें इंडस्ट्री को फोकस किया जाए, क्योंकि कोविड के चक्कर में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हुआ है। देखिए, ये जो बजट है इसके अंदर में डेफिनेटली गवर्नमेंट को ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जी। और ग्रोथ का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट जो है उसको पीछे रखते हुए और उसको 3 साल के फ्रेमवर्क में, जैसे कि CII ने भी रिकमेंड किया है, 3 साल के फ्रेमवर्क में उसको खत्म करें और धीरे धीरे 3 साल में उसको कम करें और ग्रोथ के ऊपर पूरा फोकस करें जी। और इसके अलावा और क्या उम्मीद करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राजस्थान के लिहाज से क्या जरूरी है? अगर राजस्थान की बात करें, केवल राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली बजट के अंदर में माइनिंग सेक्टर के अंदर में बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है इसके अंदर में कि उसको प्रोत्साहन दे। और प्लस यहाँ पर इतनी सारी जो MSME इंडस्ट्रीज है उनको पूरा प्रोत्साहन दे। उसके हिसाब से ये जैसे अगर MSME और ये सेक्टर्स में अगर गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे तो बहुत राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा। एक डिमांड राजस्थान को लेकर है कि जो होटल इंडस्ट्रीज है या हॉस्पिटलिटीज है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, अब जाके धीरे धीरे खुलने लगे, तो उसको लेकर भी कुछ उम्मीद होनी चाहिए। डेफिनेटली है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, इसमें तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस होगा और इसमें गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत कुछ करेगी इसमें। बिल्कुल। तो देखिए, प्री बजट से पहले जो हमने बात की, जो CII के मेंबर्स हैं, उद्योगपति, अलग अलग सेक्टर ठीक है सचिन, तो हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। CII की भी अपनी अपनी उम्मीद है उनकी। आरपी विजय जी, अब देखिए, मैं आपसे ही बात कर रहा था, युवाओं को रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आप तो इस डेटा को जो है उसे ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जब आप रियलिटी को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे?
सीनियर मेंबर है और पैनल के कन्वीनर हैं। मैंने ये कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड है, ये गवर्नमेंट जो है ये डेडिकेटेड है। अभी संजीव गुप्ता जी जो कह रहे थे कि नरेगा को अगर प्राइवेट इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो उनको भी एक सब्सिडी के रूप में कुछ मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके की स्कीम हो सकती है कि गवर्नमेंट के दिमाग में हो, हमारे एफएम निर्मला सीतारमण जी के दिमाग में हो। कई चीज़ें हैं और ये सुझाव भेजे भी होंगे तो उन सुझावों पे अमल भी करेंगे और किस तरीके से ठीक है। नरेगा और मनरेगा को लेकर के क्या क्या पानी पी पी करके क्या क्या बातें कही जाती थी, आज उसी ने शायद देश को बहुत बेहतर स्थिति में बचा करके कम से कम रखा है। आरसी चौधरी जी, अगर देखें जो मैं आपको बता दूं ना, नहीं अभिषेक जी सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा एक मिनट लूंगा आपका जी। मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली आप मनरेगा जो है उनको कैपिटल असेट से जोड़ दिया। पहले सभी जानते हैं कि किस तरीके से गड्ढे बनाए जाते थे और उनको भर दिया जाता था। अब कम से कम कैपिटल असेट तो बन रही है, कम से कम ये चेंजेस तो ये सरकार लेके आई है कम से कम। ठीक है। आरसी चौधरी जी, एक कमेंट मनरेगा को लेकर के मैं आपकी तरफ से चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो पूरा देश जानता है कि ये कांग्रेस की असफलता की जीती जाती स्मारक है, इसलिए मैं बंद नहीं करूंगा। लेकिन इस देश की विषम परिस्थितियों के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश को खड़ा रखने का अगर कोई काम किया तो मनरेगा ने किया। ये देश का हर व्यक्ति जानता है, इसलिए ये कमेंट तो कोई जरूरी नहीं है कि इस पर कमेंट किया जाए। ये चीज़ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसकी जो काम की जो रुचि है वो इस राष्ट्र की भावना ना हो कि किसी एक पार्टी की किसी की निंदा के खिलाफ में या दूसरी तरीके से होती है। हम ये सोचते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है, देश के वित्त मंत्री है, वो देश के सिनेरियो में सोचे। ये देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा तभी दुनिया के अंदर ठीक है। जरूरत है कि कोई भी योजना हो उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से धरातल पे उतारा जाए, ये बेहद अहम है। इस वक्त एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, वो अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमईज, किसानों और श्रमिकों का समर्थन करें, जीवन बचाने के लिए हेल्थ केयर खर्च बढ़ाएं। यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की जाए। तो एमएसएमईज, किसान, श्रमिक, रक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर खर्च करें, यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। तो बजट से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।